जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने परिवार एएसबी क्लासेस में। आइए शुरू करते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के बारे में। जैसा आप सभी को पता है कि हमारी सीरीज 3 बजे वाली नाम की सीरीज से जानी जाती है, तो पर डे हम इसी टाइम पे अपना ये प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करते हैं। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का रिवीजन हम फटाफट कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर के बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन चुके हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उनके लिए हम आइए चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है। पहला प्रश्न हमारा है, किस नर्तक का संबंध कथकली से है। तो कथकली कहाँ से बताएंगे भैया, केरल का ये क्लासिकल डांस हमारा, पहली बात। और ये जो कंचू कुरुप जो है वो किस नर्तक की संबंधित है, वो कथकली से संबंधित है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात क्लियर है। आइए कथकली के कुछ अन्य जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं। बात करें भैया उदय शंकर की, तो उदय शंकर किससे संबंधित है, भैया ये कथकली से संबंधित है। कृष्णकुट्टी, आनंद शंकर और कलाव, डलव और गोभी, ठीक है। और कौन भैया, कुंभलगल चंथुन्नी जो थे भैया वो किससे हैं, वो कथकली से संबंधित हैं। कुंभलगल चथुन्नी जो किससे हैं, वो कथकली से संबंधित हैं। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा, दर्शना झावेरी बहनें किससे संबंधित हैं। सबको पता है भैया झावेरी बहनें जो हैं वो मणिपुर से संबंधित हैं। और उसी में चार बहन हैं, उसी में एक बहन का नाम क्या है, दर्शना झावेरी, वो किससे हैं भैया, मणिपुर से ये संबंधित हैं। अच्छा, बात करें भैया बेम्पति चिन्ना सत्यम, बेम्पति चिन्ना सत्यम कच्चीपुड़ी किससे भैया, कुचिपुड़ी से, मतलब कच्चीपुड़ी कहाँ से भैया, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। सत्य कह रहा हूँ मैं, कच्चीपुड़ी नहीं खाऊंगा। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा, शोभना नारायण किससे संबंधित है, तो शोभना नारायण जी संबंधित हैं किससे भैया, कथक से, ठीक है। तो थकना शोभा नहीं देता है, क्या नहीं शोभा देता है भैया, यूपी वालों का थकना शोभा नहीं देता है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनके बारे में चर्चा करते हैं कि कौन सा महत्वपूर्ण अगला प्रश्न हमारा बना है। तो बात करें भैया किस खिलाड़ी ने भारत के लिए क्रिकेट टेस्ट, किस खिलाड़ी ने, यहाँ देखिए प्रश्न बना हुआ है क्या, कि किस खिलाड़ी ने भारत के लिए क्रिकेट टेस्ट मैच में अपना पहला शतक बनाया था। तो भैया कौन थे, तो लाला अमरनाथ जी थे। 1933 में इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने पहला अपना शतक बनाया था। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा, बात करें भैया कि ओडीआई में पहला शतक बनाने वाले कौन थे, तो ओडीआई में पहला शतक बनाने वाले कपिल देव 1983 ईस्वी में बनाए थे। किन के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने अपना पहला शतक ओडीआई में बनाया था। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है, ठीक है, जिम्बाब्वे के खिलाफ यहाँ पे। अच्छा, बात करें भैया T20, ओडीआई हो गया, T20 में पहला शतक बनाने वाले कौन थे, तो भैया सुरेश रैना जी 2010 में किसके खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने अपना पहला शतक बनाया था। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा, इंडिया टीम के कुछ कैप्टन के बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से कैप्टन बने हैं पहले कैप्टन और कौन कौन से हैं। तो आइए उनके बारे में देखते हैं। बात करें भैया कि पहले कैप्टन हमारे कौन थे टेस्ट के, तो बात करें भैया C.K. नायडू 1932 ईस्वी में ये क्या थे, पहले कैप्टन थे। अच्छा, स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान हैं कौन, लाला अमरनाथ 1947 ईस्वी में थे। अच्छा, ओडीआई के पहले कप्तान कौन बने हैं, तो बताएं भैया, ओडीआई के अजीत वाडेकर 1947 में ये ओडीआई के पहले कप्तान थे। T20 के पहले कप्तान की बात करें भैया कौन है, तो वीरेंद्र सहवाग 2006 ईस्वी में ये क्या थे, T20 के पहले कैप्टन थे। अच्छा, बात करें भैया पिंक बॉल टेस्ट मैच के पहले कैप्टन कौन है, तो भैया पिंक बॉल के विराट कोहली जी, चीकू भाई 2019 में ये थे। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। आइए बात करें अगले प्रश्न की कि आईओसी, ठीक है, आईओसी के अंतर्गत पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया। तो बात करें भैया जो आईओसी है, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, वो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजन किया गया था, तो वो कहाँ था भैया, एथेंस में किया गया था। कहाँ, एथेंस में 1896 ईस्वी में ये इनका आयोजन हुआ था। अच्छा, बात करें भैया प्राचीन ओलंपिक कब खेला गया था, तो प्राचीन ओलंपिक अगर आपको पूछ रहा है तो आप बताएंगे 776 BC में प्राचीन ओलंपिक खेला गया। कहाँ पे, रोम में खेला गया था, ठीक है। कहाँ पे खेला गया भैया, रोम में, इटली के रोम में ये खेला गया था। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा, बात करें भैया ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो बताएंगे भैया ओलंपिक दिवस हमारा जो होता है वो ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा बार ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए हैं? तो बताएंगे भैया यूएसए में 9 बार हुआ है। और सेकंड नंबर पे कौन है? तो भैया फ्रांस है। कितनी बार? 6 बार हो चुका है। कहाँ पे? फ्रांस में। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है, कभी नहीं भूलेंगे। टोक्यो ओलंपिक 32वें क्रम में अगर बात करें कि जो अभी हाल ही में हुआ था टोक्यो ओलंपिक, उसमें भारत का प्रदर्शन क्या रहा है? तो बताएंगे भैया भारत का जो प्रदर्शन है वो 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज ये जीत चुके हैं। 1 2 का 4, इससे हम याद कर पाएंगे। अच्छा, बात करें भैया हमारा भारत कौन से स्थान पे था टोक्यो ओलंपिक में? तो बताएं भैया टोक्यो ओलंपिक 2023वें क्रम के हमारा भारत जो था वो 48वें स्थान पर था। कौन से स्थान पे? 48वें स्थान पे था। अच्छा, 32 हो गया, 33 वाला कहाँ होगा? तो 33 होगा भैया 2024 में होगा आयोजन। कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में ये आयोजन होगा। अच्छा, बात करें भैया 34वें नंबर का 2028 में ये आयोजन कहाँ होगा? तो लॉस एंजिल मतलब अमेरिका में इनका आयोजन होगा। किनका? 34वें नंबर का 2028 में जो होगा। अच्छा, बात करें भैया 35वें क्रम का जो होगा वो 35वां कब होगा? 2023 में 2032 में होगा। कहाँ पे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में इनका आयोजन होगा। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करें कि अगला प्रश्न हमारा कौन सा महत्वपूर्ण बना है? तो बताएं भैया कि हीरो इंडियन सुपर लीग ISL के नाम से भी कहीं आपको दिखा होगा। तो इंडियन सुपर लीग के उद्घाटन मैच का विजेता ATK एटलेटिको डी कोलकाता एटलेटिको डी कोलकाता जो AT का फुल फॉर्म है, ये कहाँ था? ये कहाँ पर स्थित एक फुटबॉल बॉल क्लब है। मतलब पूछ लेता है भैया जो आपका ISL है, ठीक है, ISL इंडियन सुपर लीग किसके संबंधित है? बताएंगे भैया किससे? फुटबॉल से है। अच्छा, कहाँ पर स्थित एक फुटबॉल क्लब है ये? तो भैया ये कहाँ पे है? कोलकाता में इनका ये स्थित है। ठीक है, अभी हाल ही में इन पे मैच हुआ था। तो देखें भैया इंडियन सुपर लीग की स्थापना कब हुई थी? बताएं भैया इंडियन सुपर लीग ISL की स्थापना 2013 में हुई थी। पहली बार ISL गेम जो है 2014 में खेला गया। कब खेला गया? 2014 में खेला गया। स्थापना कब हुई थी? 2013 में हुई थी। बात करें भैया पहला विजेता कौन था? तो बताएं भैया कोलकाता हमारा पहला विजेता था, जिसे ATK के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा, 2023 में जो हुए थे हाल ही में, इनका विजेता कौन है? तो बताएंगे भैया कौन है? हैदराबाद विजेता है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। हैदराबाद RC के नाम से जाना जाता है। अच्छा, बात करें भैया भारत के किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? तो मोत्सु जो महोत्सव है वो कहाँ का है भैया? वो कहाँ का है? नागालैंड का है। ठीक है, मोसू मतलब रोने लगा। कहाँ पे? नागा मतलब जब नाग को देख ली क्या हो गया? वो रोने लगा। अच्छा, बात करें भैया नागालैंड की कुछ और हैं, ठीक है, जो ये M से हैं। कौन से भैया? M से किससे है? नागालैंड से। ठीक है। अच्छा, बात करें भैया हॉर्न बिल, ठीक है, नाग नाग कहाँ रहता है भैया? बिल में रहता है। कितने दिन के लिए होता है भैया हॉर्न बिल जो है? ये नागालैंड का एक पक्षी के रूप में सबसे छोटा पक्षी वहाँ पे इनके नाम से हॉर्न बिल का ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ये 10 दिन के लिए होता है। इनका आयोजन 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक होता है। अच्छा, बात करें कि 1 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 दिसंबर को नागालैंड की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। 1 दिसंबर 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन यह दिवस जो है वो 2000 से मनाया गया है। कब से? 2000 से ये हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है नागालैंड का, ये 2000 से मनाया जा रहा है। अच्छा, बात करें कि आओ लेग, ठीक है, आओ लेग जो है वो किसका किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो भैया नागालैंड की ये कोन्याक जनजाति द्वारा ये आओ लेग मनाया जाता है। बात करें भैया कि सेकेनई, ठीक है, सेक्रेनई मतलब वह रोने लगी क्या जब नाग को देख के? तो नागालैंड का है ये भैया आगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कितने दिनों के लिए? 15 दिनों के लिए। कैजेई, कैजेई मतलब नागालैंड का एक महीना है, कैजेई के महीने में ये मनाया जाता है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा, बात करें भैया अगले प्रश्न की, तो भैया विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? तो भैया विक्ट्री सिटी के उपन्यास के लेखक जो हैं वो सलमान रुश्दी जो हैं वो विक्ट्री सिटी के उपन्यास के लेखक हैं। अच्छा, ये जो हैं सलमान जी, ये हैं इंडिया और ब्रिटिश लेखक हैं। कौन? इंडो ब्रिटिश लेखक कौन है भैया? सलमान जी हैं। अच्छा, इनके कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और SSC में बार बार पूछे गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो भैया क्यूटोचोट्टे, ठीक है, क्विचोट्टे जो है वो इनकी पुस्तक का नाम है। मिडनाइट चिल्ड्रन किनकी है? भैया सलमान जी की है। सेम किनकी है? तो सलमान जी की है। बात करें स्टैनिक वर्सेस, वो किनकी है? तो बताएंगे भैया सलमान रुश्दी जी की ये पुस्तक है। ठीक है, क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा, बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो भैया द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो द्रोणाचार्य जो खेल पुरस्कार है वो किसे दिया जाता है? पहली बात तो वो टीम के जो कोच होते हैं उन्हें दिया जाता है। किनको? किसी टीम का जो कोच होता है उनको दिया जाता है।
द्रोणाचार्य पुरस्कार जो शुरुआत हुई कब हुई भैया? 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात क्लियर है। अच्छा, इसकी पुरस्कार राशि कितनी जाती है? तो इसकी पुरस्कार राशि जो 2 तरीके से दी जाती है, मतलब एक लाइफ टाइम जो होते हैं कोच उनको 15 लाख दी जाती है, एक जो नियमित होते हैं उन्हें 10 लाख रुपए दिया जाता है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है और कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, जब द्रोणाचार्य पुरस्कार आ गया तो अर्जुना पुरस्कार की बात कर लेते हैं। जो अर्जुन पुरस्कार है ये किसे दिया जाता है कि मतलब ये खिलाड़ियों को दिया जाता है, मतलब जो हमारा द्रोणाचार्य है वो दिया जाता है किनको? टीम के कोच को, और जो अर्जुन पुरस्कार है वो खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक है, कुल 4 वर्ष के लिए प्रदर्शन, मतलब जो खिलाड़ी अगर कुल 4 वर्षों के पिछले 4 वर्षों में कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वह मतलब कि 4 वर्षों में कितना उसका प्रदर्शन रहा है, वो सब चीज़ें देख के अर्जुन पुरस्कार उस खिलाड़ी को दिया जाता है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा, बताएं भैया कि शुरुआत कब हुई थी अर्जुन पुरस्कार की? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। पुरस्कार राशि इसमें कितनी दी जाती है? तो इसमें 15 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा, बात करें भैया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ठीक है, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल जो पुरस्कार है वो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? खेल में पुरस्कार है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा, बताएं भैया कि ये इनकी शुरुआत कब हुई थी? तो इनकी शुरुआत हुई थी भैया 1991 से 1992 से इनकी शुरुआत हुई थी। राशि कितनी दी जाती है? तो भैया 25 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है। अच्छा, इसका नाम पहले कुछ और था, बाद में बदल गया। इसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। किसका भैया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम पहले क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसे हाल ही में बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। अगला प्रश्न कौन सा है? तो अगला प्रश्न की बात करें कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया? हुआ कब था? 1905 में। अच्छा, बताएं भैया 1911 में जो हुआ था, 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। कब? 1911। इस समय हार्डिन जो थे वो क्या हुए थे? वापस आए थे। तीसरा दिल्ली दरबार लगा था कब? 1911 में। अच्छा, बात करें पहला दिल्ली दरबार कब लगा था? तो पहला दिल्ली दरबार जो था वो 1877 में लिटन के समय में हुई थी। अच्छा, बात करें लिटन का कार्यकाल कब से है? तो 1876 से लेकर 1876 से लेकर 1880 तक किसका? लिटन का कार्यकाल है। सेकंड जो दिल्ली दरबार लगा था वो कब लगा था? तो सेकंड दिल्ली दरबार हमारा 1903 में करजन के समय लगा था। और तीसरा कब लगा था? 1911 में लगा था। तीसरा दिल्ली दरबार कब लगा था? 1911 में लगा था। अच्छा, बात करें भैया बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो अब बात करें भैया बंगाल विभाजन की जो घोषणा है वो करजन के द्वारा की गई थी 20 जुलाई 2005 को। डेट याद रख लेना, 20 जुलाई 2005 को इसकी घोषणा हुई थी। किसकी? बंगाल विभाजन की। अच्छा, लागू कब हुआ था? तो लागू की बात करें भैया 16 अक्टूबर 1905 को ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। ठीक है, घोषणा हुई थी 20 जुलाई को और लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। डेट भी याद रखिएगा क्योंकि सबको पता है कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लेकिन डेट किसी को नहीं याद होता है, तो डेट वो एग्जाम में पूछ भी लेता है। अच्छा, बात करें भैया जो तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था उसमें एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई थी, वो क्या घोषणा हुई थी उसके बारे में देखते हैं। कि बात करें भैया तीसरा दिल्ली दरबार कब लगा था? तो तीसरा वाला हमारा 1911 में लगा था। तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। इसमें घोषणा एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई थी। कब क्या हुई थी? मतलब बताया गया इसमें अब जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली होगी। क्या होगी? पहले राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी, और कलकत्ता से दिल्ली हटा के तीसरे दिल्ली दरबार में ये घोषणा हुई कि अब राजधानी कलकत्ता से क्या होगी? दिल्ली होगी। अच्छा, बनी कब? तो ये बनी भैया 1912 में। क्या बनी? दिल्ली हमारी राजधानी बनी। अच्छा, नई दिल्ली कब बनी थी? ठीक है, तो नई दिल्ली का जो राजधानी है वो बनी थी हमारी 1931 में। लेकिन जो नई दिल्ली शहर जो है वो बसा कब? दिल्ली में जो नई दिल्ली है, सॉरी यहाँ दिल्ली है, जो नई दिल्ली है वो बसा भैया 1927 में। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंट है, याद रखिएगा कि घोषणा कब हुई थी भैया? 1911 में हुई थी। दिल्ली बना कब था? 1921 में राजधानी बनी थी। और जो नई दिल्ली राजधानी बनी थी वो 1931 में बनी थी। और नई दिल्ली जो वहाँ पे जो दिल्ली में शहर है वो बसा कब था? वो 1927 में बसा था। इतनी बात याद रखना। अच्छा, बात करें भैया अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? बंगाल के विभाजन के बाद शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन डेल्टाई आंध्र में किस रूप से जाना जाता था? तो जो बंगाल विभाजन के समय जो स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था उसमें आंध्र में उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उस टाइम उसे वंदे मातरम आंदोलन के रूप में इसे जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन जो था उसे वंदे मातरम आंदोलन के रूप से नाम से जाना जाता था। अच्छा, बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो शुरू कौन सा हुआ था भैया? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और अपने देश की वस्तुओं का
अपनाना। ठीक है। अच्छा बात करें भैया स्वदेशी आंदोलन लाया कब गया था, तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन लाया गया। अच्छा ये कहाँ से शुरू हुआ था, तो भैया ये टाउन हॉल कलकत्ता से शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। अच्छा बात करें भैया कुछ स्वदेशी आंदोलन के समय जो नेतृत्व करने वाले थे वो कौन कौन थे, उनके बारे में देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी थे, वो कहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे, वो पुणे और मुंबई में नेतृत्व कर रहे थे। कौन, बाल गंगाधर तिलक जी। लाला लाजपत राय जी और उनके साथ कौन थे, अजीत सिंह जी, ये पंजाब में कर रहे थे। सैयद हैदर राजा ये दिल्ली में कर रहे थे नेतृत्व। अच्छा बात करें भैया चिदम्बर पिल्लई जो थे वो मद्रास में नेतृत्व कर रहे थे, कब, स्वदेशी आंदोलन के समय। अच्छा बात करें भैया अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि अगला प्रश्न हमारा ये कहता है कि यदि कोई 12 वर्षीय बच्चा अपनी इच्छा के बिना किसी कारखाने में कार्य कर रहा हो तो वह किस अनुच्छेद का उल्लंघन है। मतलब कोई बच्चा है, 12 वर्षीय बच्चा है, 14 साल से कम है, तो वो उनके लिए वो क्या है, उल्लंघन है। और वो आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल बताता है हमको, आर्टिकल 23 और 24 हमें बताता है क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताता है। कौन सा, आर्टिकल 23 से 24। अच्छा बात करें भैया जो 23 है, आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 में क्या कहा गया कि मानव तस्करी और बलात्सर्म पर रोक, इस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 23 में कहा गया। आर्टिकल 24 में क्या बात कही गई है, तो फैक्ट्री या कारखाना हुआ, ठीक है, या परिसकेट स्थित में, ठीक है, 14 वर्ष से कम का बच्चा अगर है तो नियोजन पर क्या हुआ, प्रतिबंध लगाया गया। मतलब 14 वर्ष से कोई कम बच्चा है वो फैक्ट्री में, कारखाने में, कहीं भी कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। अगर कोई करवाता है तो वो आर्टिकल के विरुद्ध होता है, वो आर्टिकल 24 में इसके बारे में बताया गया है। अच्छा बात करें भैया ये तो 14 वर्ष से कम हो गया, 14 वर्ष जो प्लस 18 वर्ष तक बच्चे हुए उनके बारे में क्या बातें कही गई हैं, तो उनके बारे में बताया गया है कि भैया एक संशोधन हुआ था कब, 2016 में। तो उसमें कहा गया था भैया 14 वर्ष से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें अगर कोई कार्य किया जाता है, उन्हें बलात्कार निषेध रोकथाम एक संशोधन लाया गया था। कौन सा, 2016 में एक संशोधन हुआ था। ठीक है, क्या कब हुआ था भैया, संशोधन हुआ था 2016 में। अच्छा बात करें भैया आर्टिकल 25 का संबंध किससे है, तो बताएं भैया आर्टिकल 25 जो हमारा है उनका संबंध है किससे, तो जो हमारा आर्टिकल 25 है वो क्या बताता है, किसी धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता। आप किसी धर्म की वृद्धि करना चाहें तो आपके पास स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 कहता है कि आप धर्म की वृद्धि कर सकते हैं। अच्छा बात करें भैया धार्मिक स्वतंत्रता किस बारे में बताया गया है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 25 से 28 तक बताया गया है। आर्टिकल 26 में क्या गया, 25 में आप जान गए किसी धर्म की वृद्धि के लिए आप स्वतंत्र हैं। आर्टिकल 26 में बताया गया धार्मिक मामलों पर प्रतिबंध की स्वतंत्रता आपके पास है, कि धार्मिक कोई मामला है उसे प्रतिबंध की स्वतंत्रता आपके पास है। अच्छा बात करें भैया आर्टिकल 27 क्या कहता है, कहता है भैया आर्टिकल 27 किसी धर्म को प्रचारित करने हेतु कर से छूट। क्लियर, कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है, मतलब कोई भी धर्म का प्रचार आप कर सकते हैं। अच्छा बात करें भैया अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा कहता है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अंचार झील स्थित है, तो जो अंचार है वो जम्मू और कश्मीर में ये स्थित है। जम्मू कश्मीर के कुछ अन्य झील हैं, देख लेते हैं, डल झील है, मानस है, नागिन है, वूलर है, ये कहाँ से संबंधित है, ये जम्मू कश्मीर से है। कुछ अन्य राज्य के हम झील देख लेते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण झील हैं। बात करें भैया राजस्थान की, तो पिछौला है, फतेह सागर है, जयसमंद है, ये कहाँ से है, राजस्थान से। केरल का परवूत अष्टमुंडी, ठीक है। यूपी का, उत्तराखंड का भीमताल है। जो तालवर जितने भी हैं वो कहाँ के हैं भैया, उत्तराखंड से हैं, ठीक है, भीमताल, नैनीताल। अच्छा यूपी के कौन है, उत्तर प्रदेश के, तो बैला सागर जो है भैया वो कहाँ का है, यूपी का है। पंजाब की बात करें भैया हरिके बांध है, रोपर है, ये सब कहाँ का है, ये भैया पंजाब का है। बात करें भैया पश्चिम बंगाल का, तो सेंट्रल झील कहाँ से है, वो पश्चिम बंगाल से है। सिक्किम का त्योसांगमो बहुत महत्वपूर्ण है, सिक्किम का, ये पूछ लेता है, ठीक है। बात करें भैया अगले प्रश्न की, अगला है तेलंगाना का कौन सा है, तो भैया तेलंगाना का हुसैन सागर है। महाराष्ट्र का लोनार है और बैतरण है, ठीक है। अच्छा बात करें भैया एमपी की, मध्य प्रदेश की, तो भोजताल है, भोजताल, और इसे भी अपर लेक के नाम से भी जाना जाता है। चंडीगढ़ का कौन सा है, तो भैया सुखना झील जो है वो चंडीगढ़ से संबंधित है। अच्छा बात करें भैया अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, तो बताएं भैया जो कोलेरू झील हमारा है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के कुछ अन्य देख लेते हैं, पुलिकट है,
ठीक है। मैलावरम जो है वो किससे है, वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बात करें भैया केरल की, तो वेम्बनाड झील भारत की सबसे बड़ी जो झील है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वेम्बनाड, वेम्बनाड को या वेम्बनाड झील कहते हैं। कितना है, तो 96.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अच्छा बात करें भैया कर्नाटक का कौन सा है, तो कर्नाटक का पंपा है। पंपा झील किससे है, कहाँ पे है, कर्नाटक में है। तमिलनाडु का वीरनम, ठीक है, वीरनम, वीरनम कहाँ का है भैया, तमिलनाडु से ये संबंधित है। अच्छा अगले प्रश्न की बात करें तो बताएं भैया नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है, तो नाबार्ड का नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है वो नाबार्ड का फुल फॉर्म है। अच्छा इसका उद्देश्य क्या था, तो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ये बनाया गया था। कौन सा, नाबार्ड की स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई थी भैया, 12 जुलाई 1982 में हुई थी। कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 में इनकी स्थापना हुई थी, किनकी, नाबार्ड की। हाई कोर्ट कहाँ है भैया, मुंबई में ये हाई कोर्ट है। किस समिति के सिफारिश पर ये नाबार्ड की स्थापना हुई थी भैया, जो शिवरमन समिति है, ठीक है, शिवरमन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अच्छा नाबार्ड एक्ट लाया कब गया, वो 1981 में ये एक्ट लाया गया। उस समय पूंजी कितनी थी, तो भैया पूंजी थी 100 करोड़ रुपए। क्लियर। अच्छा बात करें भैया नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो भैया साजी केवी जो हैं वो इस समय नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो भैया सारी पंचवर्षीय योजना हमने आपको लिखा दिया है, 51 से 56, 56 से 61, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और सारी चीज़ें आपको फिंगर टिप्स होनी चाहिए पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना है भैया 2002 से 2007, फिर 2007 से 2012, ठीक है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। उसके बाद क्या 2015 में ला गया कौन, आपका नीति आयोग आ गया था, ठीक है। बात करें भैया कि इसका जो लीड था 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो लीड कर रहे थे वो कौन थे, तो भैया नेतृत्व करने वाले भैया थे मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी जी 10वीं पंचवर्षीय योजना का लीड कर रहे थे। अच्छा इसका मुख्य लक्ष्य था कि प्राप्त प्रति व्यक्ति आय को डबल करना, प्रति व्यक्ति जो आय है इनकम है उनको डबल करने की ये उद्देश्य रखा गया है, मुख्य लक्ष्य थी। अच्छा लक्ष्य जो विकास दर है वो कितना रखा गया था, वो 8.1% जो रखा गया था। अच्छा बात करें भैया कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करता है। तो बात करें भैया हाइड्रोजन जो है वो क्षार धातुओं के साथ साथ हाइड्रोजन की तरह भी व्यवहार कर सकता है। अच्छा बात करें भैया जो हाइड्रोजन फैमिली वो है अक्रिय गैस या जीरो गैस किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। तो जो आपका 18वां वर्ग है उसमें आपको अक्रिय गैस जीरो गैस के बारे में बताया गया है। अक्रिय गैस को ही जीरो गैस कहते हैं। तो आपका क्या है HENE AR और KR और XN और RN, मतलब हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, आप इसके माध्यम से याद कर सकते हैं। हीलियम नियॉन आर्गन, ठीक है, इसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं इनका पूरा नाम अक्रिय गैस के जो जितने भी हैं। अच्छा अगला प्रश्न कौन सा है, 23 जुलाई 2023 में ICC विश्व कप 2023 में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो शाहरुख खान जी को ICC वर्ल्ड कप का 2023 का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। अच्छा अक्षय कुमार जी किस कौन सा एम्बेसडर हैं, तो बताएंगे रोड सेफ्टी के लिए किसे नियुक्त किया गया है, वो अक्षय कुमार जी को किया गया है। सचिन तेंदुलकर जी अगर बात करें इनकी, तो ये भैया विश्व कप 2023 का जो हो रहा है ICC में वैश्विक राजदूत एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है, वो सचिन तेंदुलकर जी को चुना गया है। रोहित शर्मा जी कौन है, तो भैया ICC के जो कैप्टन है, इंडियन इंटरनेशनल कैप्टन जो है ICC के इंडिया के, वो कौन है, रोहित शर्मा जी हैं, ठीक है, वर्ल्ड कप का। अच्छा बात करें इन्हें स्पेन फुटबॉल ला लीगा का एम्बेसडर भी बनाया गया है, ठीक है। स्पेन फुटबॉल ला लीगा जो हो रहा है मैच, उनका एम्बेसडर कौन है, रोहित शर्मा जी हैं। अच्छा रोहित शर्मा जी अभी हाल ही में देखिए वर्ल्ड कप का 7वां सेंचुरी, ठीक है, पहले स्थान पर आ गए हैं। और छठा 6 शतक कौन मारे थे भैया, वो सचिन जी 6 शतक मार चुके थे। ये कौन से 7 शतक, मतलब 7वें स्थान पर हो गए हैं, ठीक है। बात करें भैया कि सॉरी क्या अगला प्रश्न क्या कहता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्स मारने वाले कौन हैं, तो भैया कितने 556 सिक्स कौन क्रिस गेल द्वारा मारा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस 7 जून 2023 को भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है। तो श्रीलंका के लिए एक शिप है हमारा, कौन सा क्रूज शिप, इसे भेजा गया है। कहाँ से, चेन्नई से भेजा गया है। कहाँ, इसका नाम क्या है, MV एक्सप्रेस है, किसका, इस क्रूज का नाम है। दुनिया का पहला क्रूज शिप जो है वो कहाँ पे है, वो नॉर्वे में था। पहला कौन सा है, नॉर्वे का। बात करें भैया राजधानी नॉर्वे की, तो भैया ओस्लो जो है वो नॉर्वे की राजधानी है। अच्छा यहीं पे ओस्लो में ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, केवल शांति का, बाकी जो है वो आपको
स्विट्जरलैंड में दिया जाते हैं। ठीक है, बात करें भैया ओस्लो का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो में दिया जाता है। अच्छा, हाल ही में भी सभी को नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। शांति के नोबेल पुरस्कार जो 23 में उन्हें वो किन्हें प्राप्त हुआ है, तो वो नरगिस मोहम्मदी जी हैं जो ईरान से हैं, इन्हें अब की बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा, आगे के प्रश्न देख लेते हैं। अगला कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहली हिंद, कौन सा भैया, पहली हिंद अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया, यह कहाँ पर अवस्थित, मतलब कहाँ पर स्थित है, तो भैया ये कहाँ पे है, वाशिंगटन में है। कहाँ पे है, वाशिंगटन अमेरिका में है। अच्छा, वाशिंगटन किस नदी के किनारे स्थित है, यह ओटोमैक नदी के किनारे हमारा वाशिंगटन स्थित है। अच्छा, न्यूयॉर्क की बात करें, ये कहाँ पे है, तो भैया ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। कौन से, हडसन नदी के किनारे हमारा न्यूयॉर्क स्थित है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के बारे में। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं सभी को अच्छा लग रहा होगा। प्रैक्टिस सेट को आप जितना शेयर कर पाए उतना शेयर कीजिए। हमारे चैनल ASV क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और साथ में अगर आपको इनका PDF चाहिए तो हमारे ASV क्लासेस टेलीग्राम पर, ठीक है, वहाँ पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। आप उनके माध्यम से अच्छी प्रिपरेशन अपना कर सकते हैं। क्लियर, तो ठीक है भैया, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बाकी आज के लिए इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।